Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के बारे में, और कंजंक्शन के बारे में हमने पिछले वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है. तो मैं यही सजेशन दूंगा दोस्तों कि जो भी अभी प्यारे बच्चे हमारे उस वीडियो को ना देखे हों वो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट से वो वीडियो ज़रूर देखें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है दोस्तों. आइए हम उसी के आगे थोड़े से उसी क्रम में हम आगे चलते हैं कि कुछ आपके पेयर वाले कंजंक्शन होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. आज हम डिस्कस करेंगे नॉट ओनली, डॉट डॉट, बट या बट आल्सो. नॉट ओनली, डॉट डॉट, बट या बट आल्सो. तो ये आपका हमेशा जो है ये पेयर में आते हैं. कैसे ये पेयर में आते हैं दोस्तों कि नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो का यूज किया जाता है. अब तो जो जैसे कि इंग्लिश के मॉडर्न यानी कि मॉडर्न युग आता जा रहा है, तो हम जो है बट का यूज आल्सो के साथ नहीं करते हैं और करते भी हैं. यानी कि आल्सो का यूज भी कभी कभी अकेले कर देता है, कभी कभी बट का यूज कर देता है. लेकिन वो देखने वाली बात ये होती है कि नॉट ओनली होगा तो चाहे वो बट होगा या फिर बट आल्सो होगा. इसमें जो इसका पॉइंट पूछता जाता है दोस्तों कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नॉट ओनली जैसे लिखा हुआ है आपका, तो नॉट ओनली के बाद जो भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब आपके 8 पार्ट है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. यदि चाहे वो नाउन आए, प्रोनाउन आए, एडजेक्टिव आए, वर्ब आए, एडवर्ब आए, कंजंक्शन आए, प्रीपोजिशन आए या इंटरजेक्शन आए. ठीक है दोस्तों, तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आने वाले हैं. ठीक है, अब आगे जो आपको मान लीजिए दे दिया है बट या बट आल्सो, बट आल्सो ये जो आपको दे दिया गया, इसके बाद जो भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वो उसी के अकॉर्डिंग आपका नॉट ओनली के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा. गेटिंग पॉइंट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा. नॉट ओनली के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आएगा वो डिपेंड करेगा बट आल्सो के बाद जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा. और हमने बता दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच में चाहे नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन या इंटरजेक्शन में से आपको कुछ भी हो सकता है जो नॉट ओनली के बाद आए. तो जो नॉट ओनली के बाद आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच वही आपका इसके बाद आएगा, आपका जो है सॉरी जो बट आल्सो के बाद आएगा वही आपका नॉट ओनली के बाद आएगा. जैसे कि मैं कह दूँ नॉट ओनली he, not only he but also I has to go there, सेंटेंस आप एक नज़र देखिए सेंटेंस पर, क्या ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है? तो आपको ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही लग रहा होगा दोस्तों, बट ये सेंटेंस गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि जो है देखिए नॉट ओनली ही बट आल्सो आई, कोई दिक्कत नहीं, नॉट ओनली से हमने बट आल्सो लगा दिया. बट आल्सो के बाद देखिए हमारा सब्जेक्ट आया हुआ है और प्रोनाउन के रूप में है. यहाँ नॉट ओनली के बाद भी हमारा कोई सब्जेक्ट आया प्रोनाउन के रूप में. दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है ना. लेकिन दिक्कत यहाँ एक समस्या आ गई दोस्तों. अब ये वर्ब क्या है, वर्ब की समस्या आ गई. वर्ब को हम कैसे यूज करें, इस आई के अकॉर्डिंग यूज करें या फिर ही के अकॉर्डिंग यूज करें. तो एग्जामिनर आपसे यही आपको फंसाता है, कभी कभी पेयर में गलती देता है, कभी आपको वर्ब में एरर करके देता है. तो दोस्तों हमेशा ये पॉइंट नोट करके रख लीजिएगा कि बट आल्सो के बाद यानी कि जब भी पेयर वाले कंजंक्शन आते हैं तो लास्ट वाला जो पेयर होता है यानी कि लास्ट में जो आपको सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है दोस्तों. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिमूव कर दीजिए हैज़ को, क्या यूज कर दीजिए हैव, क्या यूज कर दीजिए हैव. तो ठीक है, बी यूज हैज़ रिप्लेसिंग हैव, यानी कि हम जो हैज़ को रिप्लेस करके हैव को यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि आई हमारा क्या है प्लूरल है. गेटिंग पॉइंट दोस्तों. तो ये नॉट ओनली की कहानी है. जैसे एक एग्जांपल देते हैं, और ये देखिए आई नॉट ओनली बट all my friends is presented there, I not only but all my friends is presented there. तो दोस्तों यहाँ आप जरूर देखिए नॉट ओनली लगा करके
नॉट ओनली, ठीक है, बट ऑल माई फ्रेंड्स, बट ऑल माई फ्रेंड्स। तो यहाँ सेंटेंस में क्या गलती हुई भाई, बताइए ज़रा, क्या गलती हुई, कुछ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पेयर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, ज़रा समझ लीजिए। ये बट आया है, बट के बाद क्या है हमारा, कोई ना कोई सब्जेक्ट आया हुआ है कि नहीं। लेकिन देख रहे हैं कि नॉट ओनली के बाद क्या है, कोई कंजंक्शन यूज है। तो नॉट ओनली के बाद कंजंक्शन है, नॉट ओनली के बाद भी हम क्या चाहिए, कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए, जो कि नॉट ओनली की पोजीशन कहाँ होना चाहिए, पहले होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, नॉट ओनली आई बट ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स, ये हो गया। अब आपको फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब चूज करना है, क्योंकि फ्रेंड इज दैट इज प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज इन प्लूरल वर्ब, यानी कि प्लूरल वर्ब यूज होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर प्रेजेंटेड देयर। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो ये आपका गलत है, ये आपका सही है। बोलिए, उम्मीद है कि नॉट ओनली बट आल्सो में अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस इतना जानते रहिए कि नॉट ओनली बट आल्सो ये आपका ये पेयर वाले कंजंक्शन होते हैं कि हमेशा नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आना ही आना है दोस्तों। और इनका पेयर हमेशा सेम होता है। पेयर का मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके नाउन के बाद आएगी, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका बट आल्सो नॉट ओनली के बाद आएगा। फिर ध्यान सुनिएगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका बट आल्सो के बाद आएगा, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है नॉट ओनली के बाद आएगा दोस्तों। बस इतनी सी बात इसमें होती हैं और कोई बात नहीं। और हमेशा दूसरी बात ये है कि जब भी ये पेयर वाले कंजंक्शन होते हैं, तो पेयर यानी कि इस पेयर के बाद जो भी आपका वर्ड यूज होगा, यानी सब्जेक्ट यूज होगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब प्रयोग की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं दो या आल्दो पर। किस पर, दो या आल्दो पर। देखिए दोस्तों, दो आल्दो, दो या आल्दो, इसका पेयर क्या होता है, यट। दो या आल्दो के साथ क्या प्रयोग करते हैं, यट का यूज करते हैं, या फिर कॉमा का यूज करते हैं दोस्तों, कॉमा का यूज करते हैं दो या आल्दो का पेयर। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, दो या आल्दो शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। आप देख लीजिए कहाँ एरर है, आप खुद ही ढूंढिए दोस्तों। ठीक, दूसरा सेंटेंस मैं देता हूँ, इसमें गलती फाइंड आउट करिए। ये पहला हो गया, दूसरा देखते रहिए भाई। देखिए, although he is old, but he is strong, दोनों सेंटेंस पे आप नज़र डालिए, इसको करिए, ये करके बताइए क्या गलती है भाई। मैं एक तीसरा सेंटेंस लिखता हूँ, although she is poor, she is honest। तीन सेंटेंस हमने लिखे हैं दोस्तों। तीनों सेंटेंस में आपको बताना होगा क्या गलती है, क्या आपका सही है। तो यहाँ पर समझिए, दो या आल्दो का पेयर हमने क्या बताया, यट या तो कामा। ठीक है, यद्यपि वह पुअर है, क्या है दोस्तों, पुअर है, बट हॉनेस्ट है, लेकिन ईमानदार है। लेकिन क्या होना चाहिए, फिर भी क्या होना चाहिए, यद्यपि वह पुअर है फिर भी, यानी कि एट का अर्थ होता है फिर भी ईमानदार है। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। ये दूसरा अर्थ है, आल्दो ही इज ओल्ड, यद्यपि वह बूढ़ा है, बट का कोई अर्थ नहीं है, यट फिर भी ही इज स्ट्रांग,
वह क्या है, मजबूत है, स्ट्रांग है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल्दो शी इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, कॉमा कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा हमने कहा यट या फिर कॉमा के यूज़ करते हैं, शी इज हॉनेस्ट, ये सेंटेंस आपका सही है। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो ये आपको समझ होगा कि अब दो या ऑल्दो के साथ हम कौन सा पेयर यूज करते हैं, यट का यूज करते हैं। एग्जामिनर आपको बट लगा कर गलती देता है और हम यट या कॉमा बोथ का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दैट इज पेयरिंग कंजंक्शन दो ऑल्दो वी यूज पेयर ऑलवेज एट और कॉमा, यानी कि हम इनको एट या कॉमा में यूज करते हैं। दैट इज अ सेंटेंस आर यू शोइंग, जो है ये सेंटेंस है, आप देख लीजिए। दैट एग्जामिनर यूज्ड बट इन द सेंटेंस दैट इज रॉन्ग, बी यूज ऑलवेज एट द पेयरिंग कंजंक्शन दो ऑल्दो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दो या ऑल्दो के साथ हम बट यट का यूज करते हैं, बट का प्रयोग नहीं करते। चलिए बोलिए, एक दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, द रीजन वाई, इनके द रीजन वाई, ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहीं बता देता हूँ। द रीजन वाई, इनके साथ यदि आपका द रीजन वाई दे दिया है दोस्तों, तो इनके बाद जो भी आपका कंजंक्शन यूज होगा उसमें जो भी आपका क्लॉज आएगा उसके लिए दैट का यूज करते हैं दोस्तों। किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं, और किसी अन्य कंडीशनल वर्ड का यूज नहीं करते हैं, ये आप जानते रहिए। द रीजन, क्योंकि ये ऑलवेज कारण बताने वाले शब्द होते हैं, और कारण बताने वाले शब्दों के साथ कभी भी हम कोई अन्य कारण बताने वाले शब्द को ऐड नहीं करते हैं। बोलिए भाई, बोलिए। जैसे हम एग्जांपल दे दें आपको, देख लीजिए एग्जांपल, द रीजन वाई, देख लीजिए द रीजन वाई। अब इसके बाद जो आपका कंजंक्शन आएगा जिस पे नजर डालिएगा, राम इज absented because he is ill। नज़र डालिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कहा कि द रीजन वाई, ये आपके कारण बताने वाले शब्द होते हैं, और कारण बताने वाले शब्द के साथ कभी भी हम अन्य दूसरा कारण बताने वाले शब्द को ऐड नहीं करते हैं इन द सेंटेंस, है ना दोस्तों। तो कभी भी क्या है, बिकॉज, यानी कि कारण यह है कि राम अब्सेंट है, द रीजन राम इज अब्सेंटेड, राम क्या है, अब्सेंट है, बिकॉज क्योंकि ही इज़ इल है, तो बिकॉज का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे दोस्तों, दैट, कि ही इज़ इल, वह बीमार है। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, ये आपको समझ होगा। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि दो या ऑल्दो का पेयर एट होता है या कामा होता है, द रीजन वाई का जो इसके साथ किसी भी कारण बताने वाले, जैसे कि बिकॉज, एट, या जो आपके सिंस, और आपके जैसे कि एज, है ना, इफ, ये जो भी है कारण बताने वाले शब्द, इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं दोस्तों। ये समझ में आया। चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट कंजंक्शन पर, आप देखिए। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपकी कंजंक्शन की, रैदर, अदर। इनके साथ जो आपका पेयरिंग कंजंक्शन आता है, रैदर अदर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। किसका, देन का प्रयोग किया जाता है, बट का नहीं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं, बट का प्रयोग नहीं करते हैं, रैदर अदर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल देखिए, पायल इज
नो अदर, पायल इज नो अदर लेबोरियस but intelligent, laborious but sluggish लिख देते हैं भाई। sluggish मीन्स क्या होता है, आलसी। तो पायल इज नो अदर लेबोरियस बट sluggish। यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पेयरिंग सेम होना चाहिए भाई, बट माई फ्रेंड ऐसा कर दीजिए, बट माई फ्रेंड। तो यहाँ पर पायल इज नो अदर लेबोरियस बट माई फ्रेंड, इसका अर्थ बिल्कुल गलत है। ये क्या होगा, देखिए, पायल इज नो अदर लेबोरियस देन माई फ्रेंड। यानी कि इसका तात्पर्य ये है कि पायल जो है नो अदर लेबोरियस देन माई फ्रेंड, यानी कि पायल इज नो अदर लेबोरियस, पायल उतनी लेबोरियस नहीं है जितना कि माई फ्रेंड, मेरा मित्र। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। पायल उन सभी, नो अदर यानी सबकी बात कर रहा है, तो उन सभी में जितने हमारे मित्र हैं उनमें जो है वो उतनी लेबोरियस नहीं है जितने हमारे की फ्रेंड्स है दोस्तों। ये आपको शो कर रहा है रादर अदर के साथ क्या होता है, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री है। क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरिजन हो रहा है, देख लीजिए कंपेरिजन, वही हमने अभी इरेज करके स्लगिश को हटाया, क्योंकि कंपेरिजन पायल के साथ हो रहा है। पायल एज अ पर्सन, पर्सन का यूज पर्सन के साथ, यानी कि हम कंपेरिजन भी समान भाव में करते हैं। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का कंपेरिजन हो रहा है तो व्यक्ति के साथ करेंगे, यदि किसी वस्तु का कंपेरिजन हो रहा है तो वस्तु के साथ कंपेरिजन करेंगे। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, ये आपको समझ में आया कि नहीं भाई, बोलिए। चलिए आगे, आगे देखिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल और दे देते हैं हम आपको। राम इज rather intelligent but श्याम। तो ये गलत है, क्या होगा, राम इज rather intelligent, राम इज rather intelligent than श्याम। राम जो है rather intelligent than श्याम, श्याम की अपेक्षा इंटेलिजेंट है। ठीक है दोस्तों, चले भाई, तो ये आप पेयर इनको जानते रहिए। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट भी बता देंगे अनलेस और अनटिल में। अनलेस और अनटिल ये भी कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अनलेस, अनटिल, इनमें अंतर क्या है भाई, अनलेस और अनटिल में, तो इसको अंतर समझ लीजिएगा। अनलेस का यूज हम कंडीशन बताने के लिए क्या करते हैं भाई, कंडीशन बताने के लिए करते हैं। इसका अर्थ होता है इफ़ नॉट। क्या होता है भाई, इफ़ नॉट। इसके साथ कभी भी निगेटिव वाले वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन, और इसका अर्थ क्या होता है, यदि नहीं। क्या होता है भाई, यदि नहीं। लेकिन अनटिल का जो अर्थ होता है, अनटिल ये समय बताने के लिए करता है। क्या भाई, समय बताने के लिए अर्थ होता है, और इसका अर्थ क्या होता है, जब तक ना। जब तक ना, यानी कि जब तक आप ना, यानी कि जब तक कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते तब तक वो ऐसा नहीं करेगा। ये आपका अनटिल। अनलेस और अनटिल में आपको डिफरेंस समझ में आया। अनलेस का अर्थ होता है इफ़ नॉट, और इसका अर्थ होता है यदि नहीं, जो कि कंडीशन बताने का काम आता है। अनटिल का यूज आपको समय बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, और अनटिल का अर्थ होता है जब तक ना। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल समझते हैं ये। तो एक बात हमने इसको बताया
कि जो अनटिल और अनलेस ये दोनों हैं, इनका यूज हमेशा हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। अनलेस और अनटिल इनका दोनों का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जान लीजिए। इनका यूज यदि निगेटिव में यूज करते हैं तो इनके साथ कभी भी नो, नॉट, नेवर यानी निगेटिव वाले वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। किसके साथ? अनलेस और अनटिल के साथ। समझ में आया? देखिए, आई शैल वेट हियर until my friend does not come। क्या गलती हुई? I shall wait here, मैं यहाँ प्रतीक्षा करूँगा until जब तक मेरा मित्र नहीं आता। तो until always negative word, unless and until always negative word, we does not use another negative word no, not और never। यानी कि until और unless हमेशा नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनके साथ कभी भी आगे नेगेटिव शब्द का यूज नहीं करना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? आई शैल वेट हियर until my friend come। my friend comes। my friend comes। तो ये सेंटेंस आपका गलत है, ये पूरी तरीके से सही है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं। एक और एग्जांपल दे, लिख लीजिए। एक और एग्जांपल देख लीजिए। लिखिए, सी डज नॉट कम हियर। सी डज नॉट कम हियर until she needs water। until she needs water। बताइए भाई, इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। बोलिए। तो यहाँ समझिए, अब यहाँ अनटिल की आवश्यकता है, समय आपको नहीं बताना है। यहाँ आपको कंडीशन है, शी डज नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आता है यदि उसके पानी की आवश्यकता ना होती। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंडीशन बताने शो कर रहा है, और कंडीशन बताने के लिए आपको क्या यूज करना है? अनलेस शी डज नॉट कम हियर इफ, या अनलेस she needs water। unless she needs water। बताइए दोस्तों, कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ आपको unless क्या लगाना है? unless कि जब तक उसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है वो यहाँ नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो पहले कंडीशन ये है कि पहले पानी की उसकी आवश्यकता हो तब वो वहाँ पहुँचे। गेटिंग पॉइंट दोस्तों? तो ये हमेशा जान लीजिए, अनटिल और अनलेस ऑलवेज नेगेटिव वर्ड्स, वी डज नॉट यूज अनदर नेगेटिव वर्ड्स नो, नॉट और नेवर या रिलेटिव नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो हमको इनके साथ कभी भी अनटिल अनलेस के साथ नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलवेज नेगेटिव वर्ड होते हैं। और अनलेस का यूज़ हम कंडीशन सेंटेंस में करते हैं, यानी कि जहाँ पर आपको कंडीशन बताने होते हैं। लेकिन अनटिल का यूज़ हम टाइम शो करने के लिए प्रयोग करते हैं, जहाँ पर टाइम आपको बताना होता है। गेटिंग पॉइंट दोस्तों? तो ये आप इसको जानते रहिए। चले, यही मैं बता देता हूँ। लिस्ट के साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। शुड का किसका यूज? ये आपके देखिए,
ये आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसानी से, जो आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट होते हैं कि देखिए और टिक करके आगे बढ़ जाइए। तो इन सब चीज़ों को आपको एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए दोस्तों कि लिस्ट के साथ देखिए शुड का प्रयोग किया जाता है और लिस्ट ऑलवेज निगेटिव वर्ड क्या है, निगेटिव है भाई। तो इनके साथ हम नॉट, नो, नेवर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बोलिए भाई, जैसे ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, लिस्ट ही में फेल, लिस्ट ही में फेल। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिस्ट, कहीं लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट का क्या अर्थ होता है, कहीं ऐसा ना हो। तो क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, लिस्ट ही शुड फेल। ये सही है आपका, ही शुड फेल, ठीक है। चले भाई, अब इस पर एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, इस पर जरा समझिए। मैंने कहा लिस्ट आपका निगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, लिस्ट यू शुड नॉट, यू शुड नॉट फेल। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो नहीं जाएं। तो देखिए, लिस्ट ऑलवेज निगेटिव वर्ड, तो इनके बाद आने वाले सेंटेंस में किसी भी निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा ये, तो आपको वर्क हार्ड, लिस्ट यू शुड फेल, ये हो जाएगा। ये आपका सेंटेंस सही है। समझ में आया दोस्तों? चले भाई आगे बोलिए। अब आज का हम लास्ट पॉइंट लेकर के चलते हैं दोस्तों। देखिए, सेल्डम बहुत बार पूछा गया है आपसे। सेल्डम, इसको इस तरीके से देख लीजिए, इफ, इवर, आर, नेवर, ये इस तरीके से कंजंक्शन पूछा जाता है दोस्तों। ये वन लाइनर होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जो एक झटके में इनको देखिए और बढ़ जाइए आगे करके, क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा सोचना समझना नहीं है कि हम क्या यूज करें क्या नहीं करें, कैसे क्या करना है। इनमें आप देखिए कि आपका इनका पेयर ठीक है कि नहीं है। इनके बाद जो सेल्डम, इफ, इवर, सेल्डम और नेवर, सेल्डम और इवर करके देता है, इस तरीके से गलती देता है दोस्तों। सेल्डम और इवर, या फिर इस तरीके से सेल्डम, इफ, नेवर। जो एग्जामिनर पूछता है इनका पेयर गलत करके देता है। तो सेल्डम आर लगा है तो आर के साथ नेवर आएगा, यदि इफ लगा है तो इफ के साथ इवर आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से गलती करके देता है एग्जामिनर, जो आप जानते रहिए। सेल्डम के साथ इफ, इवर का प्रयोग किया जाएगा, और सेल्डम आर लगा होगा तो आर, नेवर का यूज किया जाएगा। गेटिंग पॉइंट? तो ये आप जानते रहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, सेल्डम, सेल्डम, इफ, नेवर। देखिए, सेल्डम, इफ, नेवर, सेल्डम, इफ, नेवर। हाँ, हैव दे बीटन हिम, हैव दे बीटन हिम। सेल्डम, इफ, नेवर, हैव दे बीटन हिम। तो क्या गलती हुआ, पेयर, इसको नज़र डालिएगा। सेल्डम, यदि इफ लगा है, इफ के बाद क्या आना चाहिए, इवर होना चाहिए। यदि इवर नहीं है तो हमको क्या लगाना चाहिए, आर लगाना चाहिए, और आर के बाद क्या आएगा आपका, नेवर आएगा। तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं आपका यही गलती है। तो क्या हो जाएगा,
सेल्डम चाहे आर नेवर लगा दें, या फिर हम कह दें सेल्डम इफ ईवर, दोनों सेंटेंस आपका सही होगा। तो ये आप लगा करके यूज कर लीजिएगा दोस्तों। बोलिए यहाँ तक आपको कोई समस्या कोई परेशानी बताइए। ठीक है भाई, तो दोस्तों ये सेशन था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताइए ज़रा, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब इसमें आपको थोड़ा सा और आपके जैसे कि बिकॉज, सिंस, है ना, ये वाले वर्ड होते हैं, और जो आपके द सेम एज, है ना, एज सो एज, इनका यूज होता है। तो इनका कॉन्सेप्ट हम लोग जो है धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम इस वीडियो को एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों प्रीपोजिशन। क्या यूज़ का स्टार्ट करने वाले हैं? प्रीपोजिशन। तो बहुत ही अच्छी तरीके से में हम बताएंगे कि कहाँ किस प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, इनका यूज़ कहाँ होता है, ओ एफ ऑफ का यूज़ कहाँ होता है, ओ डबल एफ एफ का यूज़ कहाँ होता है। तो ये सब सीखेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।